हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं और हम ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बता दें कि झारखंड की जो प्रमुख जनजातियों की राजनीतिक और प्रशासनिक जो विलक्षणता की पूर्ण अभिव्यक्ति परहा संगठन की ये जो प्रजातांत्रिक कार्यविधि और मुंडाओं और मानकियों की जो परंपरागत पंचायतें जनजातीय शक्ति संरक्षणा का प्रमुख आधार थी, जिस पर हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा की थी। इन जनजातियों संस्थाओं द्वारा गांव में न केवल कानून व्यवस्था बनी रहती थी, बल्कि गांव के विभिन्न जातिगत समूहों में पारस्परिक संबंधों का भी ये बना रहता था, निर्धारित होता था। तो उस काल में भूमि व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बीच गहरा संबंध था। तो इस आधार पर जनजाति संस्थाओं के दायित्व भी इन सभी क्षेत्रों में थे। तो जैसे जैसे कीलियों की सदस्यों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे नए नए गांवों की भी स्थापना होती गई, जहां सरना और शासन स्थापित किए परहा सामाजिक और प्रशासनिक संगठन की इकाई बन गई। और जो आदिवासी परहा से ऊपर उठकर राज्य का संगठन नहीं कर सके थे, विभिन्न परहाओं को एक साथ मिलाकर राज्य का रूप देने का काम जो था वो राजाओं ने किया। नागवंशियों ने परहा संगठनों को एक प्रशासकीय इकाई के रूप में स्वीकार किया और धीरे धीरे परहाओं से राजा कर वसूलने लगा। कर और फिर कर की एक रकम ही निश्चित कर दी गई। उन्होंने परहा को पट्टी का नाम दे दिया और मानकियों को भुइया का नाम दे दिया गया। तो परहा की जो कार्यकारिणी थी, न्यायपालिका संबंधी सत्ता पंचायत में निहित थी। तो भुइहर परहा में पंचायत एक स्थायी संस्था तो थी, इसका एक स्थायी अध्यक्ष और अन्य जो पदाधिकारी होते थे, जैसे कुंवर, लाल, ठाकुर, पांडे, कोतवाल, ओहदार और सिपाही आदि। तो मध्यकाल में इन पंचायतों का काम जो क्षेत्र जो है बहुत व्यापक हो गया था और इसके अलावा आपसी समन्वय झगड़ों में जो प्रतिवादी होते थे, वो एक अलग तरह की पंचायत बुलाते थे, उसको निजी पंचायत कहते थे। और निजी पंचायत जो है वो निजी मामलों को तय करती थी। तो निजी पंचायत प्रत्येक पक्ष अपने पंचों का नाम, दोनों पक्ष अपने पंचों का नाम दे देता था और ये पंच उनकी अपनी ही गलियों से होते थे या किलियों से होते थे, लेकिन कभी कभी दोनों ओर से पंच मिलकर स्वयं एक सरपंच को चुन लेते थे। अब सरपंच प्रत्येक पंच की राय लेता था, दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद वो अपना फैसला देता था। तो पंचों का लेकिन इसके लिए पंचों को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता था और कभी कभी जो जुर्माना की रकम आती थी तो सभी पंचों और गांव के लोगों को एक भोज देने की परंपरा थी और उस पर वो खर्च की जाती थी। कभी कभी सच्चाई जानने के लिए शपथ और अग्नि परीक्षा भी होता था, यानी जैसे गोबर, अग्नि, चावल, अक्षत, पीपल का पत्ता, बाघ का चमड़ा, ये सब लेकर छूकर ईश्वर की शपथ ली जाती थी। मुंडा, परहा, मानकी निजी पंचायत की तरह संतालों की भी एक पंचायत थी। अब माझी थान में बैठा करती थी प्रत्येक गांव में 5 प्रमुख अधिकारी। अब ये माझी, परानिक, जोग माझी, जोग परानिक और गोडते, ये इसी से 5 आदमी कहने की प्रथा चली, यानी पंचायत नाम चला। मोड़े, होड़, जोग जिनको ये कहते हैं। मोड़ माझी यानी 5 माझियों की पंचायत होती थी। इसका अध्यक्ष पारगना होता था, जिसका 10 माझी सहायक और संदेशवाहक को चकलदार कहते थे।
सेंद्रा का नाम आपने सुना होगा, जो शिकार परिषद या सेंद्री वगैरह, तो ये आदि का फैसला भी है वो यही माझी पंचायत करते थे। स्पष्ट है कि मुंडा, उराव, हो पंचायतों से संथाल पंचायत काफी अलग हुआ करती थी। यानी ये मुंडा उराव जैसी पंचायत इनकी नहीं थी संथाल की। जनजाति गांव की अपनी अपनी सभी की पंचायत होती थी, जिसे हाथू पंचायत कहते हैं। जो गांव एक से अधिक टोलों में बटा होता था, वहां टोला पंचायत भी होती थी। टोला के बड़े बुजुर्ग सदस्य होते थे और केवल टोला से ही संबंधित जो विवाद होती थी उसकी सुनवाई करते थे। बिरहरों में प्रत्येक टंडा एक मुखिया होता था, जिसे नाया कहते हैं। नाया की टंडे का धार्मिक गुरु और सामाजिक नेता था। अब टंडा में मती होता था, जो एक तरह का यूं कहिए कि तांत्रिक तरह का, भूत प्रेत तंत्र मंत्र की जानकारी रखता था और सामाजिक अपराधों का फैसला ये पंचायत करती थी। स्थायी पंचायत की प्रथा नहीं थी वहां। धीरे धीरे ईसाई जो मिशन आए, सरकारी कचहरियों के कारण ये टंडा पंचायत का महत्व जो है वो घटता चला गया। तो जबकि संथाल जनजाति की पंचायतें इनकी पंचायतों से काफी अलग होती थी, इसी प्रकार खगड़िया पंचायत की भी अपनी अलग विशेषताएं थी। इसके अलावा निजी पंचायत होती थी, जिसे हाथू पंचायत कहते थे। हाथू पंचायत के प्रधान को संथालों में माझी और उराव और मुंडा में मुंडा और महतो खगड़िया में देहरी कहा जाता था। तो एक टोला पंचायत जो होती थी, हम जैसा कि हमने आपको बताया, एक निजी पंचायत होती थी, टोला पंचायत होती थी, जो इस तरह से हाथू पंचायत होती थी, और लेकिन सर्वोच्च स्तर पर पढ़ा पंचायत होती थी। तो ब्रिटिश काल में इस व्यवहारिक मानभूम, सिंहभूम और दालभूम में परिवर्तन किया गया सारी व्यवस्थाओं में, लेकिन कोल्हान क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। प्राचीन मानकी मुंडा व्यवस्था स्थापित रखी गई। इस व्यवस्था में जो पहले की व्यवस्था थी, पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक, यानी 15,000 वर्षों तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वर्षों तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुगलों के आगमन काल से ये मुगलिया दबाव के कारण राजाओं को अपनी प्राचीन व्यवस्था बदलनी पड़ी, और इसी समय से पंचायतों में या हाकिमी का दर्ज करना पड़ा। और इस काल में राजा को अपनी प्रजा से कर्ज मांगनी पड़ी, क्योंकि इन्हें ये कर मुगलों को देना पड़ता था, और बाद में अंग्रेजों की भी वही मालगुजारी की पे जोर और जुल्म बढ़ने लगा। इसलिए नागवंशियों ने जो पढ़ा के प्रमुख मानकियों को, जो भुइयर कहा जाता था, और मालगुजारी वसूल करने वाले को आदेश दिया। बाद में राजाओं ने मुगल बादशाहों को नजराना देने लगे, और इनका काम रह गया था कि ये कर वसूल करके राजा को दे, और राजा जो है वो कर मुगलों को और बाद में ब्रिटिशों को पहुंचाया करते थे। मुगलों के बाद अंग्रेजों का आगमन, अच्छा, दीवानी मिलने के बाद हुआ यूं कि स्थायी बंदोबस्ती के बहाने राजा महाराजाओं की जमींदार, उन्हें जमींदार बना दिया गया। जागीरदारी प्रथा जमींदारी प्रथा में बदल गई, जो एक भयंकर परिवर्तन था। यही समाप्त होती है मुंडा राज की व्यवस्था, और अंग्रेजी राज का जो व्यवस्था है वो शुरू होती है, लागू हो जाती है। अंग्रेजों की विधि व्यवस्था शुरू होती है, नए नए कानूनों धाराओं की बाढ़ सी आ जाती है, जिसमें यहाँ के राजा महाराजा, मुंडा मान की पढ़ा पंचायत, सब कुछ विलीन हो जाता है। धन्यवाद।